तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद में सॉल्यूशन देखना, ठीक है ना, ताकि एक एक क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर होता चला जाए। आज हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो वीडियो जल्दी ही खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लो। मैं साथ साथ रिवाइज भी कराता जाऊंगा कंसेप्ट का, ताकि कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाए और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना भी आ जाए। तो चलो क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बच्चों कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। एक फिगर दे रखा है, उसमें बताओ कि एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा। देखो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट क्या है। सेगमेंट बच्चों देखो, ये जो ब्लू कलर का दे रखा है ना, इसका एरिया अपन को निकालना है। अब इसका एरिया अपन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो कैसे निकालेंगे, पहले पूरे का एरिया निकालेंगे। और इस पूरे का एरिया मतलब सेक्टर का एरिया। सेक्टर क्या होता है बच्चों, ये पूरा एरिया, ये जो इतना इतना शेडेड रीजन है ना, इसको सेक्टर बोलते हैं। इस सेक्टर में से अगर अपन इस ट्राइंगल को माइनस कर दें तो ब्लू वाला एरिया आ जाएगा ना, ठीक है ना। तो सेक्टर समझ में आ गया। सेक्टर बच्चों, ठीक है ना, ये 90 डिग्री का जो एंगल है ना, उससे जो पूरा बन रहा है ना, ये OACB वाला, इसको सेक्टर बोलते हैं। जिसको नहीं पता ध्यान दे लो। अब चलो जल्दी से सॉल्व करते हैं। यानी कि हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो कैसे निकालते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए बच्चों आपको क्या करना है, पहले तो पूरा सेक्टर निकालो। एरिया ऑफ सेक्टर निकालो। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर कौन सा है, ये सेक्टर है बच्चों OACB वाला। फिर उसमें से माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या माइनस करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। और ट्राइंगल कौन सा है, ये OAB वाला। चलो ठीक है, आ जाओ। अब ये सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बताओ पहले तो मेरे को। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, देखो क्या होता है, थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है। बस ये फॉर्मूला पुट करना है आपको। और एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का, यानी कि परपेंडिकुलर ट्राइंगल है। और परपेंडिकुलर ट्राइंगल में जब भी एरिया निकालते हैं ना, तो बच्चों कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस करके निकालते हैं। ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा, बहुत इजी फॉर्मूला है। और अब यहाँ देखो हाइट और बेस क्या है, देखो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है, तो इसको छोड़ के बाकी के जो हैं वो या तो हाइट होंगे या बेस होंगे। और दोनों के दोनों देखो आर है, ये बेस भी आर है और हाइट भी आर है। तो हाइट और बेस की जगह पर आर पुट कर दो, इनकी वैल्यू पुट करो। देखो थीटा सेक्टर का जो एंगल है बच्चों कितना है, 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू हम 22/7 पुट करें या नहीं पुट करें, जल्दी बताओ मेरे को सारे बच्चों। देखो बच्चों ऑप्शंस देखो, ऑप्शन में पाई नजर आ रहा है ना, तो पाई की वैल्यू पाई रहने दो, 22/7 पुट करने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है ना। ओके, और इंटू आर स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू हाइट की जगह पर भी आर पुट कर दो, बेस की जगह पर भी आर पुट कर दो, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत कोई परेशानी, अब जल्दी से सॉल्व करो, कुछ भी नहीं है अब इसमें। 9 चौक 36, यानी कि 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर आ रहा है। चलो एलसीएम ले लो जल्दी से, 4 एलसीएम लिया मैंने, तो यहाँ पर आ गया बच्चों पाई आर स्क्वायर माइनस के 2 आर स्क्वायर, यही आ रहा है। चलो वेरी गुड, यही आ रहा है। तो अब एक काम करो, यहाँ पर अब पाई आर स्क्वायर माइनस 2 आर स्क्वायर, तो यहाँ पर आर स्क्वायर कॉमन ले लो, आर स्क्वायर बाई 4 आ गया, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो आर स्क्वायर बाई 4, और आर स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर बच गया पाई माइनस 2। तो हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट कितना आ गया बच्चों, बताओ बताओ क्या ऑप्शन आ रहा है, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट आ चुका है आपका मेरे बच्चों, वो है आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई माइनस आर। तो यही आ रहा है, पाई माइनस 2 है ये बच्चों, पाई माइनस 2। अब ये ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, पाई माइनस 2, देखो जल्दी से कौन सा ऑप्शन है, पाई माइनस 2 आर स्क्वायर बाई 4, ए ऑप्शन है मेरा। तो ए ऑप्शन कितने बच्चों का आ रहा है, वो अपने आप को, जिनका एकदम सही हुआ कोई गलती नहीं हुई है, वो अपने आप को 1/1 दे दो, ठीक है ना, स्कोर 1/1 दे दो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ जल्दी से। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, उसके बाद ही सॉल्यूशन देना है। आंसर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, जब तक समझ में नहीं आएगा ना तब तक अपन सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। पहले अच्छे से समझो, फिर उसके बाद में सॉल्यूशन तो आसानी से आ जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 क्यूब होने चाहिए आपके पास में, जिनकी एज कितनी सेंटीमीटर की, एज विथ 6 सेंटीमीटर एजेस, जिनकी 6 सेंटीमीटर की एज होगी, जिनकी जो साइड्स की लेंथ है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर एज है। अगर उन्हें ज्वाइन कर दें एंड टू एंड ज्वाइन कर दें, तो द सरफेस एरिया बताओ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, यानी कि 2 क्यूब, मान लो ये 2 क्यूब हमारे को दे रखे हैं, 1 और 1 2, इनकी सभी की जो साइड्स है वो 6 सेंटीमीटर की है। अगर इनको आपस में ज्वाइन कर दें तो बच्चों क्या बनेगा, 2 क्यूब को मिला देंगे तो क्या बनेगा, क्यूबॉइड। वो बोल रहा है क्यूबॉइड बनेगा, तो उसका सरफेस एरिया बताना है आपको। तो पहले समझो कि होने क्या वाला है। देखो इन दोनों को मैं जोड़ना है एंड टू एंड, मतलब एक फेस से दूसरे फेस को ज्वाइन कर दिया मैंने, इस तरीके से कुछ ऐसे ज्वाइन कर दोगे तो अब क्या बदलाव होगा, मेरी बात सुनो ढंग से, ठीक है ना।
मेरे बच्चों अब आपको क्या नजर आ रहा है? देखो एक चीज मुझे नजर आ रही है, जो लेंथ है ना वो लेंथ तो डबल हो जाएगी। कैसे सर? ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, देखो ये लेंथ है ना, ये लेंथ तो डबल हो गई, ये एल है और ये एल है, तो ये क्यूबॉइड बन गया ना। तो ये तो हो गया सर एल प्लस एल, केवल लेंथ और लेंथ ही जुड़ेगी। अब मेरे को एक चीज बताओ, रेड कलर से क्या बना हुआ है? हमने विड्थ विड्थ बना रखी है। अब विड्थ देखो, विड्थ इसकी भी इतनी है, यहां पर भी विड्थ इतनी है, ये विड्थ भी इतनी है, ये भी बी है तो ये भी बी है, तो विड्थ में तो कोई चेंज नहीं होगा। नहीं होगा ना मेरे बच्चों? नहीं होगा। अब हाइट की बात कर लेते हैं। देखो हाइट, हमारी हाइट कितनी है? ये वाली एच है, तो हाइट ये भी एच ही होने वाली है। हाँ सर ये भी एच ही होने वाली है। और बच्चों ये भी कितनी है? ये भी एच ही होने वाली है। तो हाइट और विड्थ में कोई फर्क नहीं होगा, जबकि जो लेंथ है ना क्यूबॉइड की वो एल प्लस एल हो जाएगी, जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो अब जल्दी से सॉल्व करते हैं मेरे बच्चों। अब बताओ ये क्यूबॉइड बन गया, तो एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्या लिखोगे? एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, रिजल्टिंग क्यूबॉइड का एरिया कितना होता है? रिजल्टिंग एरिया होता है सर 2 इंटू, क्यूबॉइड का एरिया कैसे निकालते हैं? 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रिड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, यही होता है। चलो अब मेरे को यहाँ जल्दी से बताओ, यहाँ पर हाइट कितनी है बच्चों? हाइट 6 सेंटीमीटर ही होगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वेरी गुड। मेरे को बताओ विड्थ कितनी होगी? बी कितनी होगी? ये भी 6 सेंटीमीटर रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लेंथ है ना मेरे बच्चों, ये डबल हो जाएगी, जैसे कि आप देख रहे हो एल प्लस एल हो गई है। दो क्यूब को जोड़ने पर केवल लेंथ इनकी डबल हो जाएगी, तो एल कितनी हो जाएगी हमारी? L1 कितनी हो जाएगी सर? एल प्लस एल हो जाएगी, यानी कि 6 प्लस 6 यानी कि 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलो अब पुट कर दो जल्दी से फॉर्मूले के अंदर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एल। एल कितना है हमारा? एल कितना है? 12 है, और हमारी विड्थ कितनी है? 6 है, प्लस विड्थ और हाइट कितनी है? 6 है, तो 6 इंटू 6 हो गया, प्लस हाइट इंटू लेंथ कितनी है बच्चों? हाइट 6 सेंटीमीटर है, लेंथ हमारी 12 सेंटीमीटर है। अब सॉल्व करो जल्दी से। 2 इंटू 12 छिंग 72 प्लस 36 प्लस 12 छिंग 72, वेरी गुड। अब ये कितना आ जाएगा? तो हमारा एरिया कितना आ गया? सरफेस एरिया कितना आ जाएगा? तो 2 इंटू इनको जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 72 और 72 कितना हो गया? 144। 144 और 36 कितना हो गया? 144 और 36 180 हो गया। तो बच्चों 180 इंटू 2 कितना हो गया? 360 सेंटीमीटर। ये क्या एरिया है और सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जल्दी से बताओ आपका स्कोर कितना आया? बी। वेरी गुड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान दो जल्दी से, बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है ना। जितने बच्चों का बी ऑप्शन आ रहा है और ये क्वेश्चन आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बच्चों अपने आप को 2/2 दे दो, ठीक है ना। और फिर भी कोई दिक्कत आ रही है मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आपको ये 10 के 10 क्वेश्चन वन शॉट में क्लियर करने हैं, ताकि प्री बोर्ड में आपको मजा आ जाए। प्री बोर्ड में ये कि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं, आ जाओ जल्दी से। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है वो स्फीयर यानी कि वॉल्यूम और सरफेस वाले से है। नहीं भी आता है तो भी एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझो, एक डायग्राम बनाते हैं और उसमें क्या कंसेप्ट लग रहा है वो लगा करके फिर फॉर्मूला लगाते हैं और फिर सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन केयरफुली पढ़ते हैं, आ जाओ जल्दी से। ए स्फीयर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, ए बोल रहा है एक स्फीयर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम का, एक मैक्सिमम वॉल्यूम का वो स्फीयर इज कट किया जाता है फ्रॉम ए सॉलिड हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर का। ये कह रहा है बच्चों एक 7 सेंटीमीटर का कोई हेमीस्फीयर है, उसमें से आपको कट करना है एक स्फीयर को, लेकिन वो स्फीयर कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम वॉल्यूम का होना चाहिए, ठीक है सर। फिर क्या कहता है? देन आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, देन रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, आपको रेशियो ऑफ द वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। किसका? ओरिजिनल जो हेमीस्फीयर था, हेमीस्फीयर के वॉल्यूम के बीच में, और किसके? एंड कट ऑफ द स्फीयर इज, और जो आपने स्फीयर को काटा है, मैक्सिमम वॉल्यूम का जो स्फीयर काटा है, उनके बीच में आपको रेशियो निकालना है। पहले तो एक अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं फटाफट। देखो पहले तो बोल रहा है कि हेमीस्फीयर है 7 सेंटीमीटर का, एक अच्छा सा हेमीस्फीयर बनाते हैं। देखो मान लेते हैं ये एक हेमीस्फीयर है, मैंने कुछ इस तरीके से एक हेमीस्फीयर बनाया, ठीक है ना। उसकी रेडियस कितनी थी? सॉलिड है तो 3D बनेगा हेमीस्फीयर, ठीक है ना। चलो वेरी गुड, कुछ इस तरीके से हेमीस्फीयर है। आई होप कि ऐसा है हेमीस्फीयर आपको समझ में आ रहा होगा। है डायग्राम पर मत जाना, अच्छे से समझो, कंसेप्ट की बात है। ये हमारा रेडियस का 7 सेंटीमीटर की रेडियस है, और ध्यान देना बच्चों ये भी एक रेडियस ही होगा, ये भी रेडियस है। हाँ बच्चों ये भी रेडियस है, ये भी कितना है? 7 सेंटीमीटर है। अब समझने वाली बात क्या है बच्चों कि ये जो हेमीस्फीयर हमें नजर आ रहा है ना, इस हेमीस्फीयर में से हमारे को क्या करना है बच्चों? एक मैक्सिमम वॉल्यूम का
स्फीयर कट करना है। अब देखो मैक्सिमम वॉल्यूम का स्फीयर कब कट होगा, मैं आपको समझाता हूँ, व्हाइट पेन से समझाता हूँ। एक मैक्सिमम वॉल्यूम जब भी हेमीस्फीयर में से कट करना है ना, तो इस जो रेडियस है ना, यानी कि सेंटर से होती हुई रेडियस के बराबर आप जब काटोगे, यानी कि इस तरीके से आप अगर स्फीयर काटते हो, ऐसा वाला स्फीयर काटते हो कि उसकी रेडियस से होते हुए गुजरे, वो सेंटर से रेडियस से होते हुए गुजरे, यानी कि ये जो स्फीयर कटेगा ना, ये मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। यानी कि इस स्फीयर का जो डायमीटर है, इस स्फीयर का जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर का होगा, तभी वो स्फीयर मैक्सिमम वॉल्यूम का कटेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से कटेगा तभी वो मैक्सिमम होगा। तो बच्चों मेरे को बताओ, जो स्फीयर है, इस स्फीयर का डायमीटर कितना नजर आ रहा है आपको? डायमीटर कितना नजर आ रहा है? सर इसका डायमीटर मुझे नजर आ रहा है 7 सेंटीमीटर। पक्का? क्योंकि मैंने आपको बोला कि हेमीस्फीयर का जो रेडियस होगी ना, अगर उसमें से मैक्सिमम वॉल्यूम का स्फीयर निकालना है तो उसके डायमीटर, रेडियस के बराबर डायमीटर का आपको स्फीयर कट आउट कर लेना है। तो इसका स्फीयर का डायमीटर कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो गई बच्चों? स्फीयर की रेडियस कितनी हो गई? 7/2 सेंटीमीटर हो गई। इतनी सी बात समझनी है आपको, ठीक है। और जो हेमीस्फीयर है, ध्यान देना, हेमीस्फीयर की रेडियस कितनी दे रखी है अपन को? सर हेमीस्फीयर की दे रखी है हमारे को, हेमीस्फीयर की रेडियस है, इसमें कंफ्यूज मत होना, हेमीस्फीयर की रेडियस हमारे को दे रखी है कितनी? 7 सेंटीमीटर ही होगी। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? हेमीस्फीयर को RH से डिनोट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगी हमारी 7 सेंटीमीटर। बस अब कुछ भी नहीं है, अब आपको निकालना क्या है? बस आपको फॉर्मूला लगाना है और करना क्या है? अब आपको निकालना क्या है? रेशियो किस किस के बीच में निकालना है आपको? रेशियो निकालना है वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, जो पहले वाला था ओरिजिनल वाला हेमीस्फीयर, ओके, और किसके बीच में? वॉल्यूम ऑफ जो अभी आपने काटा है स्फीयर, उस स्फीयर के बीच में निकालना है। इनका फॉर्मूला पता है? हेमीस्फीयर मतलब आधा, है ना, पूरे का आधा होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो आर कौन सा? ये वाला RH वाला, RH का क्यूब, वेरी गुड। अनुपात निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। कौन सा आर क्यूब? RS वाला, यानी कि स्फीयर वाला। तो मैं लिख देता हूँ RS का क्यूब, वेरी गुड। चलो इनकी वैल्यू पुट कर दो, 2/3 पाई RH कितना है बच्चों? 7। तो 7 का क्यूब अनुपात 4/3 पाई। RS कितना है हमारे पास? RS सर 7/2 है, तो 7/2 का क्यूब हो गया, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो एक बार, या फिर काट दो डायरेक्ट ही। 2 लिया, 2 से 2 कट गया, 3 है, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, 7 क्यूब से बच्चों 7 क्यूब कट गया अंदर वाला, ठीक है ना। चलो क्या क्या बचा है देखते हैं। यहाँ पर 1 बचा है, 1 अनुपात, यहाँ बचा 2 इंटू 1/2 क्यूब। 2 क्यूब कितना होता है? 2 2 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो ये काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये 4 बच गए यहाँ पर। यानी कि क्या आ गया मेरे बच्चों? जो आपका रेशियो आ चुका है, रेशियो जो आ चुका है वो कितना आ चुका है? 1/1 डिवाइडेड बाय 4। तो कितना आ गया? 4/1 मेरा आंसर आ चुका है। तो कितने बच्चों का 4/1 आ रहा है? 4:1 आ रहा है। आई होप समझ में आया होगा। देखो इसमें कुछ नहीं था, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और ये कंसेप्ट पता होना चाहिए था कि मैक्सिमम वॉल्यूम कब निकालना है। तो ऑप्शन आ गया है 4/1, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। जितने बच्चों का डी ऑप्शन खुद से आ गया था या फिर भी कुछ सीखने को मिला या कोई कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ, तो भी आप अपने आप को 1 मार्क्स दीजिए। अभी तक 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो आपका स्कोर 3/3 हो जाना चाहिए। जल्दी से 3/3 लिख दो। और अगर सेशन में मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दो, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ जल्दी से फटाफट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार अलर्ट होकर बैठ जाओ। लास्ट में आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, केयरफुली ध्यान देंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, केयरफुली पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स AB। 2 पॉइंट हमारे को दे रखे हैं AB, उनके बीच की डिस्टेंस हमारे को दे रखी है कितनी है? इज गिवन एज √10² + 7²। तो ये हमारे को गिवन है AB, 2 पॉइंट के बीच की दूरी, और वो कितनी है? √10² + 7²। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। द कोऑर्डिनेट्स A आर इतना, A कोऑर्डिनेट हमारे को गिवन है, वो है -4 और 3, ठीक है। फिर गिवन दैट द पॉइंट B लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो B पॉइंट के बारे में बात कर रहा है, तो B पॉइंट को मैं पॉइंट मान लेता हूं बच्चों, ये पॉइंट मान लेता हूं मैं x2
और y2 पॉइंट मान लेते हैं अपन, ठीक है ना। चलो क्यों इसलिए मान लेते हैं क्योंकि ये x1 मान लेते हैं तो ये y1 मान लेंगे। और ये कह रहा है कि बच्चों कहाँ पर लाई कर रहे हैं, ये हमारे लाई करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहाँ पर लाई करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। हिंट दे रहा है यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब x और y की वैल्यू क्या होगी, b जो है हमारे b जो है इसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, हमेशा पॉजिटिव होंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ये हिंट हमारे को दे रहा है। यहाँ तक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। अब बोल रहा है बच्चों आगे क्या कह रहा है, देन ऑल द पॉसिबल x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी आर। तो x कोऑर्डिनेट की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज होगी, बी की बात कर रहा है, बी पॉइंट के x कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, ठीक है ना। पहले एक काम करते हैं अपन, इन हमारे को दूरी दे रखी है ए बी की, जो डिस्टेंस दे रखी है वो हम भी निकाल सकते हैं क्योंकि दो कोऑर्डिनेट हमारे पास है। जब दो कोऑर्डिनेट हमारे पास होते हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। किसी को फॉर्मूला पता हो तो जल्दी से बताओ, फॉर्मूला साथ साथ लिखते हैं ताकि रिवीजन भी हो जाए। तो बच्चों ए बी हम निकाल सकते हैं। ए बी कैसे निकाल सकते हैं, अगर दो पॉइंट हमारे को गिवन हो तो हम निकाल सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही होता है, पक्का यही होता है ना। वैल्यू पुट करो जल्दी सी। तो ए बी कितना हो जाएगा हमारा, ए बी हो जाएगा बच्चों, अगर हम वैल्यू पुट करते हैं x2 का वैल्यू x2 ही है, माइनस x1 कितना है, ये देखो माइनस माइनस 4 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। ये माइनस का 4 है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 4। तो x2 प्लस का 4 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर प्लस y2 ही रहेगा, माइनस y1 कितना है 3, तो माइनस 3 हो गया का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो ए बी की वैल्यू हमने ये निकाली है और ए बी की वैल्यू हमारे को ये गिवन है, तो क्या हम इन दोनों को बराबर पुट कर सकते हैं, हाँ सर पुट करो। अब देखो समझने का क्वेश्चन है, समझना। ये लाइन बहुतों बच्चों को समझ में नहीं आएगी, इसको समझना। याद देखा है हमारे को x2 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये बच्चों बराबर है रूट 10 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर के। ये हमारे को गिवन है और ये हमने निकाला है, ठीक है ना। अब एक चीज समझो, मेरी बात बताओ बच्चों कि अगर ये देखो ये वैल्यू, अगर ये वाली वैल्यू बच्चों 10 स्क्वायर मान लेते हैं तो ये वाली वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ये वाली वैल्यू 7 स्क्वायर आनी चाहिए। मानते हो ये बात, लेकिन हमें कोई सी भी वैल्यू पता नहीं है कि ये 10 स्क्वायर होगी या 7 स्क्वायर होगी। अगर बच्चों ये 10 स्क्वायर होती है ना, तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर होगी, ये वाली वैल्यू 7 स्क्वायर के बराबर होगी। ध्यान रखना, ये बात मानते हो है ना। इन दोनों में से आने वाला है, या तो ये 10 स्क्वायर आएगा और प्लस 7 स्क्वायर आएगा। तो ये, लेकिन हमें पता नहीं इनमें से कौन 10 स्क्वायर है और कौन 7 स्क्वायर है, बात को समझो। लेकिन मैंने माना कि अगर ये 10 स्क्वायर है तो डेफिनेटली ये 7 स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन ये 7 स्क्वायर भी आ सकता है। तो मैं कहूंगा कि ये अगर 7 स्क्वायर आ रहा है तो बच्चों ये डेफिनेटली 10 स्क्वायर होगा। ओके, तो यानी कि इस वाले क्योंकि हमें एक्स कोऑर्डिनेट, देखो इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है देन ऑल द पॉसिबल एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी आर, हमें एक्स कोऑर्डिनेट की बात करनी है। तो यानी कि अगर हमें जो भी एक्स कोऑर्डिनेट हमें ये दे पाए वैल्यू 10 स्क्वायर की और 7 स्क्वायर की, तो हम कह पाएंगे कि हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये बात मानते हो कि एक बार 10 स्क्वायर आना जरूरी है और एक बार 7 स्क्वायर आना जरूरी है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि कौन 10 स्क्वायर है कौन 7 स्क्वायर है। यानी हमें इतना पता है कि इनमें से कोई एक या तो 10 स्क्वायर होगा या 7 स्क्वायर होगा। बात मानते हो, अगर ये 10 स्क्वायर होगा तो ये 7 स्क्वायर, ये 7 स्क्वायर तो 10 स्क्वायर होगा। बात आगे समझ में, ठीक है। अब एक काम करो, हमें ऑप्शंस दे रखे हैं मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 6। इनकी वैल्यूज एक एक करके इसमें पुट करते हैं अपन और फिर देखते हैं कि कहां पर ये सेटिस्फाई हो रहा है। देखो मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब 2 की टेबल में 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 6, इनकी वैल्यू डाल के देखते हैं। देखो यहां पर मैं अगर 2 की वैल्यू डालता हूं तो 2 + 4, 2 + 4 कितने होंगे बच्चों, 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर यहां पर कहीं नजर आ रहा है क्या आपको, 6 का स्क्वायर कहीं नजर नहीं आ रहा, तो बच्चों 2 का मल्टीपल तो हो नहीं सकता, तो यहां पर मैंने क्रॉस लगा लिया। वेरी गुड, आ जाओ सी ऑप्शन ट्राई करते हैं। मल्टीपल ऑफ 5 बोल रहा है, तो बच्चों x2 की जगह, क्योंकि x कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, x कोऑर्डिनेट की, केवल y कोऑर्डिनेट की नहीं कर रहा है, तो x2 की जगह पर मेरे को क्या डालना है, 5 या 5 का मल्टीपल। तो 5 डाला, 5 और 4 9 हो जाते हैं। तो 9 का स्क्वायर तो कहीं भी नजर आ रहा है क्या आपको, इन दोनों में 9 का स्क्वायर कहीं नजर आ रहा है क्या, सर 9 का स्क्वायर तो नजर नहीं आ रहा, यानी कि 5 का मल्टीपल तो हो नहीं सकता, आगे हम बात करेंगे नहीं। तो ये क्रॉस कर दिया मैंने। अब मैं काम करता हूं मल्टीपल ऑफ 3। तो बच्चों बताओ मल्टीपल ऑफ 3 डाल के देखते हैं। यहां पर x2 की जगह पर मैंने मल्टीपल ऑफ 3 यानी कि 3 डाल के देखा। एक बार मैंने 3 डाला तो बच्चों ये 7 का स्क्वायर आ रहा है,
तो 3 + 4 यानी कि 7 का स्क्वायर। क्या इन दोनों की जगह पर 7 का स्क्वायर है? हाँ सर है 7 का स्क्वायर। तो ये हो सकता है, लेकिन अभी आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमें 10 स्क्वायर भी चाहिए। तो फिर मैंने 3 का मल्टीपल यानी कि 3 दूनी 6, तो 6 डाल के देखा मैंने, 6 और 4 10, तो 10 का स्क्वायर है क्या यहाँ पर? हाँ सर 10 का स्क्वायर भी है। तो ये वाली वैल्यू तो हो गई है। एक बार बी जो है ना, बी ऑप्शन के लिए दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, तो मैं एक बार बी को करेक्ट कर देता हूँ। लेकिन जैसा मैंने आपको हमेशा बताया है कि आपको सारे ऑप्शन करने होते हैं ट्राई। तो एक बार ये भी करके देखो, मल्टीपल ऑफ 6, क्या ये सही है क्या? अगर मैंने 6 यहाँ पर डाला तो बच्चों 6 और 4 10 आ रहा है। हाँ सर 10 यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर 10 दे रखा है कि 10 का स्क्वायर? हाँ सर है, ठीक है तो एक बार राइट कर दिया। अब एक बात बताओ, 6 का मल्टीपल कितना होता है? 12, 6 दूनी 12, 12 मैंने डाल के देखा, 12 और 4 16, 16 का स्क्वायर तो यहाँ पर है ही नहीं। तो देखो 7 का स्क्वायर यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यहाँ पर केवल 10 का स्क्वायर सेटिस्फाई कर रहा है। और हमें पता नहीं है कि ये 10 का स्क्वायर होगा या 7 का स्क्वायर होगा। ये वाली वैल्यू हमें कोई सी भी वैल्यू पता नहीं है कि ये 10 स्क्वायर होगी या 7 स्क्वायर होगी, इसलिए बच्चों डी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। ये बात मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो डी ऑप्शन क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि केवल 10 स्क्वायर ही सेटिस्फाई हो रहा है, 7 स्क्वायर तो आ ही नहीं रहा। लेकिन जबकि जो बी है, ये बी में ये वाली वैल्यू 7 स्क्वायर भी आ रही है और 10 स्क्वायर भी आ रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो जिन बच्चों का बी ऑप्शन करेक्ट आया है और जिनको पूरा समझ में आ गया है, वो अपना स्कोर बच्चों 4/4 दे सकते हो, या जितने सही हो गए हैं उतना आप अपने आप को स्कोर दे सकते हो। अगर वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर कर दें। जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की यानी 15 की तरफ। आ जाओ जल्दी से, कमाओ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। आओ एक बार क्वेश्चन केयरफुली रीड करते हैं और जल्दी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो मेरे साथ साथ सॉल्व करो और मुझे जल्दी से बताओ कि आंसर क्या आ रहा है, ठीक है ना। देखो, इफ ए बी एंड सी आर 3 वर्टिसेज, ये 3 वर्टिसेज हैं, किसके हैं? एक पैरेललोग्राम ABCD के हैं। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ 4th वर्टेक्स D, तो चौथे वर्टेक्स D निकालना है अपने को। इस चौथे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं। 3 वर्टेक्स हमारे को दे रखे हैं पैरेललोग्राम ABCD के। तो जल्दी से एक पैरेललोग्राम बना लो, ठीक है ना, फिर सॉल्यूशन करते हैं। तो एक पैरेललोग्राम आप भी बनाओ जल्दी से अपनी कॉपी में, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। ये पैरेललोग्राम मैंने बना लिया है, इसका नामकरण दे देता हूँ। तो बच्चों इसका नामकरण दे देते हैं। ये मान लेते हैं ये A है, ये बच्चों B है, ये C है और ये D है। तो इनके कोऑर्डिनेट भी लिख देते हैं। A कोऑर्डिनेट हमारे को 1 2 दे रखा है, B कोऑर्डिनेट हमारे को कितना दे रखा है? 4 और 3 दे रखा है। C कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है बच्चों? 6 और 6 दे रखा है। D कोऑर्डिनेट क्या करना है? निकालना है। ये निकालना है तो इसको हम x और y मान लेते हैं। अब कैसे सॉल्व करोगे? देखो, अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना तो आपको पहले से पता होता है कि कैसे सॉल्व करना है। तो जब भी पैरेललोग्राम आ जाए और इस तरह की कंडीशन आ जाए, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको डायगोनल खींचने हैं। क्यों खींचने हैं? क्योंकि देखो, जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं ना, ये आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। फिर आपको क्या मिलेगा? एक मिड पॉइंट मिलेगा। तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाना है अपन को, ठीक है ना। एक बार है ना, देख तो बताता हूँ। पहले एक बार जल्दी से आ जाओ, पहले एक बार वो खींचते हैं, क्या बोलते हैं, इनके डायगोनल खींच लो। आ जाओ फिर बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने खींच दिया है मेरे बच्चों A और C का डायगोनल खींच दिया। हमने खींच दिया है बच्चों B और D का डायगोनल खींच दिया है। तो हमारे को एक पॉइंट मिलता है, कॉमन पॉइंट मिलता है। ये कॉमन पॉइंट क्या होता है बच्चों? इस कॉमन पॉइंट का नाम मान लो P दे देते हैं। तो ये P क्या करता है बच्चों? P जो है ना, ये AC जो लाइन है ना, AC लाइन, इसका भी मिड पॉइंट है। तो ये और ये बराबर हो जाएंगे। और ये BD है ना, BD जो डायगोनल है, ये P पॉइंट, इसका भी मिड पॉइंट है। तो ये जो BP और PD भी बराबर हो जाएंगे, ये बात याद रखना। अब हम क्या करेंगे? अब हम बच्चों क्या करेंगे? हम AC के लिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि A और C के कोऑर्डिनेट हमें पता है। तो इसका मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे, P के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के। फिर हम क्या करेंगे? BD जो डायगोनल है ना, इसका मिड पॉइंट भी P होगा। इसमें भी हम क्या करेंगे? मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे और P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। और फिर इन दोनों मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, इनको बराबर पुट कर देंगे और इस तरीके से हमारे को आंसर मिल जाएगा, x और y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो चलो एक बार जल्दी से सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन जरूरी है, ये तो मैंने आपको बता दिया करना कैसे है। अब आ जाओ जल्दी से, मिड पॉइंट का फॉर्मूला बता दो एक बार जल्दी से, कैसे निकालते हैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला, इसमें जरूरत पड़ेगी। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है सर x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, और क्या होता है? y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, यही होता है। बिल्कुल ठीक है। तो एक काम करो, सबसे पहले अपन निकालते हैं बच्चों AC लाइन का मिड पॉइंट क्या है? AC लाइन का सर मिड पॉइंट P है, तो इसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं, P के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो एक काम करते हैं, तो x1 + x2 यानी कि 1 + 6 कितना आ जाएगा? 1 + 6 डिवाइडेड बाय बच्चों 2। और फिर y कोऑर्डिनेट ले लो, y1 + y2,
ए और सी के, तो 2 और 6 यानी कितना हो गया 2 + 6 डिवाइडेड बाई 2। तो पी कोऑर्डिनेट कितना आ गया मेरा, आ गया सर 7 डिवाइडेड बाई 2, और कितना आ गया बच्चों 6 और 8, 8 में से 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि कितना आ गया 4। तो एक बार तो ये आ गया हमारा कोऑर्डिनेट पी। ओके चलो अब क्या करना है, अब एक काम करो, अब हम बीडी में, बीडी जो डायगोनल है, बीडी डायगोनल का मिड पॉइंट भी क्या है बच्चों पी है, तो इसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं। अब इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, 4 और x, 4 + x डिवाइडेड बाई 2। इसके y कोऑर्डिनेट ले लो, 3 और y का प्लस कर लो, 3 + y डिवाइडेड बाई 2 कर लो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, देखो हमने x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2 किया है। अब p के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, p के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे सर, ये आ गए हैं हमारे p के कोऑर्डिनेट ही, तो 4 + x डिवाइडेड बाई 2 और 3 + y डिवाइडेड बाई 2 ये आ गए हैं। अब एक काम करो, 1 और 2 को बराबर कर दो। क्यों कर दो, क्योंकि p कोऑर्डिनेट है, तो 1 और 2 को बराबर कर दोगे तो एक काम करो, तो क्या आ जाएगा, तो क्या आ रहा है 7 डिवाइडेड बाई 2 4, ये बराबर है मेरे बच्चों किसके, 4 + x डिवाइडेड बाई 2 और 3 + y डिवाइडेड बाई 2 के। तो x को x के बराबर कर दो, y कोऑर्डिनेट को y के बराबर कर दो। पहले x को बराबर करने की कोशिश करता हूं मैं, तो 4 + x डिवाइडेड बाई 2, इसका x कोऑर्डिनेट 7 डिवाइडेड बाई 2 बराबर हो जाएगा, 2 से 2 कट गया बच्चों, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 7 में से 4 गया यानी कि 7 - 4 यानी कि कितना आ गया 3। तो x तो मेरा कितना आ चुका है 3 आ चुका है। चलो अब ऐसे ही y निकालते हैं, तो y के लिए y बराबर कर दो, 4 बराबर होगा किसके 3 + y डिवाइडेड बाई 2, 3 + y डिवाइडेड बाई 2 यानी y कोऑर्डिनेट बराबर होगा y कोऑर्डिनेट के 4 के, ठीक है। तो 3 + y हो जाएगा बच्चों, 4 दूनी 8 हो गया। अब यहाँ पर y आ जाएगा मेरा 8 - 3 यानी कि कितना आ गया बच्चों 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 5 आ गई है। तो हमें d के कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं बच्चों, d के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 3 और 5 हो जाएंगे। क्या सभी बच्चों का यही आंसर आ रहा है, 3 और 5 कहाँ आ रहे हैं, जल्दी बताओ ऑप्शन क्या आ रहा है सही। सर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जितने बच्चों को ऑप्शन डी पहले ही आ गया था, बहुत देर से डी कह रहे हो, तो विश यू ऑल द बेस्ट मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है। अपना स्कोर कितना देना है आपको, 5 में से जितने क्वेश्चन सही हुए हैं, अगर 5 में से 5 सही हुए हैं तो 5/5 स्कोर दे दो। चैलेंज 10/10 का है, पूरे क्वेश्चन करने हैं 1 शॉट, ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, ठीक है ना। डेली क्लास आएगी, क्लास मिस मत करना, लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो दोस्तों के साथ में। आ जाओ फटाफट क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं जल्दी सी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपना रिवीजन भी हो जाएगा इसमें, और हमें ये भी पता लग जाएगा किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, कैसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को केयरफुली समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, 2 लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल x एंड y आर गिवन बिलो। ये 2 लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है। फिर बोल रहा है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंडिपेंडेंटली सफिशिएंट टू डिटरमाइन इफ ए सॉल्यूशन एग्जिस्ट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और नॉट करता है या नहीं करता है फॉर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए। तो बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 2 लीनियर इक्वेशन गिवन है ये वाली, और नीचे कुछ ऑप्शंस गिवन है। उन ऑप्शंस में से बताओ कि कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको देख करके आप बता सकते हो कि ये दोनों जो लीनियर इक्वेशन दे रखी है इनके लिए सॉल्यूशन होगा या सॉल्यूशन नहीं होगा, तो कौन से ऑप्शन सही हैं ये बताने के लिए। तो हमने क्या पढ़ा है पहले वो देख लेते हैं, फिर हम उसके आधार पर बताएंगे कि कौन कौन से ऑप्शन सही हैं और कौन कौन से गलत हैं, तो हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। तो जल्दी से मुझे बताना, मेरे साथ साथ रिवीजन करते चलो कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सी चीजें सही है। तो देखो हमने सबसे पहले पढ़ा है सॉल्यूशन के लिए कि एक कंडीशन होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो मेरे बच्चों बताओ कि इसको हम, इसके लिए हम क्या 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 बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, कि इनका एक क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। और जब भी कोई सॉल्यूशन होता है तो उस लाइन को हम बोल देते हैं कंसिस्टेंट लाइन, कंसिस्टेंट लाइन, क्योंकि जिसका एक भी सॉल्यूशन है तो उसको बोल देते हैं कंसिस्टेंट लाइन। ये बात सही है। और हम क्या बोल सकते हैं इस लाइन को, क्योंकि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है तो हम बोल देंगे कि ये एक पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए आपको, इंटरसेक्टिंग लाइन, और इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन के बारे में मेरे को बताओ बच्चों। दूसरी कंडीशन होती है a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के, और साथ साथ c1/c2 भी बराबर हो जाए। तो बच्चों ये कैसी कंडीशन है बच्चों, ये कंडीशन है, ये पैरेलल की कंडीशन है, नहीं पैरेलल की नहीं, कौन सी कंडीशन है ये कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन है, कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन है। तो इसमें हमारे को कैसे सॉल्यूशन मिलते हैं,
इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशन, इन्फानाइटली सॉल्यूशंस होते हैं इसमें, इन्फानाइट सॉल्यूशंस मिल सकते हैं हमारे को इसमें। तो सॉल्यूशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना। अगर सॉल्यूशन मिल रहा है तो ये भी कैसी हो जाएगी बच्चों? कंसिस्टेंट लाइन कहलाएगी। ये भी कैसी कहलाएगी? कंसिस्टेंट लाइन कहलाएगी। साथ साथ लिखते जाओ, अपने नोट्स बनाते जाओ, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे की क्या क्या कंडीशन क्या होती है, ठीक है ना। और थर्ड कंडीशन हमें पता है जिसमें सॉल्यूशन नहीं होता है, वो क्या होती है कि a1/a2 बराबर तो होती है b1/b2 के, लेकिन वो इक्वल नहीं होती है c1/c2 के। तो इसको कहते हैं बच्चों पैरेलल लाइन। ये कैसी होती है? ये सर पैरेलल लाइन होती है, इसमें नो सॉल्यूशन होता है। और अगर बच्चों नो सॉल्यूशन हो गया तो ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट लाइन कहते हैं, नहीं कहते? तो ये बातें आप साथ साथ लिख लिया करो। जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता वो इनकंसिस्टेंट लाइन कहलाती है। वेरी गुड। चलो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन को चूज करते हैं। अब ऑप्शन चूज करते हैं। देखो पहला ऑप्शन एक बार छोड़ देते हैं, पहला ऑप्शन को छोड़ देते हैं। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर 2 मेरे को बताओ, a1/a2 हमारे को दे रखा है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2। क्या ये बता पा रहा है हमारे को कि सॉल्यूशन होगा या सॉल्यूशन नहीं होगा? बताओ इन तीनों में से कहीं है? देखो a1/a2 b1/b2 तो होता है, a1/a2 b1/b2 तो होता है, लेकिन आगे बच्चों c1/c2 या फिर c1/c2 इक्वल नहीं होगा या होगा, ये हमें बता नहीं रखा, यानी अधूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो बच्चों आप ही बताओ, क्या इसको देख के बता सकते हो कि सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा? ऑप्शन 2 को नहीं बता सकते ना, अधूरी इंफॉर्मेशन है, ऐसा हमने पढ़ा ही नहीं है, तो ये गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 गलत हो चुका है। और जैसा ही ऑप्शन कोई गलत हो जाता है ना, तो उसमें देखो ये ऑप्शन नंबर सी में ऑप्शन नंबर 2 है, तो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर सी को भी गलत कर दो। अगर 2 गलत है तो ऑप्शन नंबर सी भी सही नहीं हो सकता। और कहीं भी ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो अभी रुक जाते हैं, अब चलते हैं बच्चों ऑप्शन नंबर 3 की तरफ। अब ऑप्शन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, मैं लिख के बता देता हूं। ऑप्शन नंबर दे रहा है हमारे को a1/a2 इक्वल्स टू a1/b2 इज नॉट इक्वल टू 1। तो क्या हमने ऐसा पढ़ा है a1/a2 इज इक्वल टू a1/b2? हमने तो b1/b2 पढ़ा है, तो ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं a1/a2, तो ये भी खारिज हो जाता है। हो जाता है नहीं हो जाता है? हो जाता है। तो ऑप्शन 3 भी गलत हो गया। जहां जहां ऑप्शन 3 है वहां पर गलत करते जाओ, तो डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन ए और बी बचा है। अब स्मार्ट वर्क लगाओ, ऑप्शन ए में 4th ऑप्शन आ रहा है और बी में भी 4th ऑप्शन आ रहा है, तो 4th ऑप्शन तो वैसे ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। और देख भी लो 4th ऑप्शन क्या कह रहा है। 4th ऑप्शन हमारा बच्चों कह रहा है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। क्या ये बता पा रहा है कि सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा? कहां पर है? देखो ये देखो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। फर्स्ट कंडीशन में ऐसा होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। हाँ, और वैसे भी हमें ए और बी ऑप्शन बचे हैं, तो 4th ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली सही है और हम कहेंगे कि हाँ ऐसा होता है। अब हमारा बचा है फर्स्ट ऑप्शन सही होगा या नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन देखना है। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है हमारे को कि सर a1/b1 इक्वल्स टू b1/a2/b2 इक्वल्स टू 1 दे रखा है। अब दिमाग लगाओ बच्चों, हमारे को ये 2 लीनियर इक्वेशन दे रखी है जिसमें ये c और c है, तो ये 1 की जगह पर बच्चों देखो क्या है, एक्चुअली c1 इज इक्वल टू c2 इक्वल्स टू c है। ये मानते हो सारे बच्चे कि यहां पर c1 c2 c के बराबर है? मान रहे हो ना? यस। तो 1 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, a1/b1 इज इक्वल टू a2/b2, और 1 की जगह पर बच्चों क्या है, c1/c2, यानी कि c1 भी c है और c2 भी c है, यानी कि क्या है c/c, जिसको काट दिया तो क्या आ गया 1। तो यही रूप है। और मेरे को बताओ ये जो रूप है, ये वाला जो रूप है वो किसके बराबर है? कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है? देखो एक बार, देखो ये दिमाग लगाओ, आपको आगे आप भगो मत, तेज मत हो। मैं तो आपको समझा रहा हूं कि कैसे 1 की जगह पर मैंने c1/c2 लगा, और c1/c2 क्या है, c के बराबर है, इसलिए 1 आया था। तो 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं c1/c2। तो यहां पर क्या कंडीशन आ रही है, a1/b1 इज इक्वल टू a2/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यानी कौन सी कंडीशन है? ये वाली दूसरी वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये बता पा रहा है कि हाँ ये कोइंसिडेंट लाइन है, सॉल्यूशन बता पा रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बच्चों सही होगा। और ऑप्शन नंबर जो नहीं, सॉरी ये वाला नहीं, ऑप्शन नंबर 1, हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा और ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बी हमारा ऑप्शन सही है। क्या कितने बच्चों का सही है बी ऑप्शन? जल्दी से बताओ मेरे बच्चों। तो आपका स्कोर बताओ 6 में से कितना है?
6 में से आपका स्कोर 6 में से 6 है या कितना है वो आप जल्दी से लिखो। और अगर वीडियो समझ में आ रहा है, मेरे द्वारा पढ़ाया जाने वाला समझ में आ रहा है, प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, दोस्तों को शेयर करना। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है ताकि हम अच्छे से ये लेक्चर लाते रहें आपके लिए और आपके बिल्कुल भी मार्क्स ना कटें, ठीक है ना। तो जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। आ जाओ जल्दी से फटाफट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, हो सकता है ये चैप्टर आपने ना पढ़ा हो। मोड, मीडियन और मीन में कुछ रिलेशनशिप होती है, तो वो फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है ना। वो फॉर्मूला मैं लिख के बता देता हूँ आपको, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है आपको, ये याद कर लो, कहीं लिख लो। क्या है बच्चों, आपका फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये आपका एक फॉर्मूला होता है, इसको एकदम अच्छे से नोट कर लो, घोट के पी जाओ। अब डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है। मोड हमारे को क्या दे रखा है, मोड 7 है, वैल्यू पुट करनी है केवल अपन को 3 इंटू मीडियन माइनस 2 मीन। मीन कितना है 7, तो 2 इंटू कितना आ गया 7। ओके, तो मीडियन निकालना है अपन को, तो 3 मीडियन इज इक्वल टू कितना हो गया सर, 3 मीडियन इज इक्वल टू हो गया आपका, ये 14 इधर गया तो 14 और 7 कितना हो गया बच्चों 21। तो मीडियन कितना आ गया, मीडियन बच्चों आ गया है आपका 21 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि कितना आ गया 7। तो ये तो बहुत इजी था, आई होप बच्चों आपको आ गया होगा। नहीं आता था तो इसको मतलब फॉर्मूले को लिख लेना कहीं भी, अगर चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपके 7 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं अपना स्कोर यहाँ पर लिखो। अगर 7/7 है तो आपको 7/7 लिखना है, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करना है, यहाँ पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े, ज़्यादा बच्चे बेनिफिट ले सकें और हम इस तरीके से आगे बढ़ते चलें। तो चलो आओ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, फटाफट आ जाओ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 पर जाने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर आपने कोई भी सैंपल पेपर परचेस नहीं किया है तो जाओ एडुकाजॉन के सैंपल पेपर को परचेस करो। ये बेस्ट सैंपल पेपर है। ये बेस्ट सैंपल पेपर इसलिए है क्योंकि वेल एक्सपर्ट्स ने इन सैंपल पेपर को ऐसे डिजाइन किया है, इनमें जो क्वेश्चन शामिल किए गए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं और साथ ही साथ बच्चों जो सीबीएसई का जो लेटेस्ट पैटर्न है 2024 उसको ध्यान में रखकर उन्होंने इन सैंपल पेपर्स को डिजाइन किया है ताकि आपकी एक जो तैयारी है वो एक राइट डायरेक्शन में हो सके। और साथ ही साथ इन्होंने 10 सैंपल पेपर आपको सॉल्व करने के लिए दिए हैं, जिसमें से 5 सैंपल पेपर सॉल्व्ड सैंपल पेपर हैं जिनका डिटेल सॉल्यूशन यहां पर उपलब्ध है, जिनको देख करके आप ये पता कर सकते हो कि एग्जाम में आपको कैसे आंसर राइटिंग करनी है। और 5 अनसॉल्व्ड सैंपल पेपर को सॉल्व करके आप अपने टाइम का मैनेजमेंट कर सकते हो और अपनी तैयारी को धारदार कर सकते हो। तो जाओ सारे के सारे बच्चे जाकर के परचेस कर लो एडुकाजॉन के सैंपल पेपर को, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो जाओ, बिना सैंपल पेपर सॉल्व करे आपको एग्जाम में नहीं जाना है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी से आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं, आ जाओ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी से ये क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। अगर आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी नहीं है, चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल आराम से अच्छे से फॉर्मूलों को एक्सप्लेन करते हुए एज ए रिवीजन के तौर पर आपको ये क्वेश्चन समझाने वाला हूं। तो नहीं आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ जाएगा कैसे आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्वेश्चन पहले केयरफुली पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, इन एन एमसीक्यू टेस्ट, जैसा कि आपका ये एमसीक्यू टेस्ट हो रहा है, उसी में क्या हुआ, ए स्टूडेंट गेसेस द करेक्ट आंसर एक्स आउट ऑफ वाई टाइम। तो आपने बच्चों कितने करेक्ट आंसर दिए, एक्स करेक्ट आंसर दिए हैं टोटल y क्वेश्चन में से, तो y में से x आंसर आपने करेक्ट दिया है, ठीक है। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेसेस द आंसर टू बी रॉन्ग इज 2/3, और आपने जो रॉन्ग आंसर दिए हैं ना उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, आपके रॉन्ग आंसर देने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/3 दे रखी है। देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y, तो आपको x और y में कोई रिलेशनशिप है जो आपको इन ऑप्शंस में से चूज करनी है। अब देखो करेंगे कैसे, सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे, एकदम इजी वे में बताता हूं आपको। देखो क्या होता है, किसी भी इवेंट की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है ना तो एक फॉर्मूला होता है। अगर वो फॉर्मूला आता है तो नीचे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, नहीं तो एक कॉपी में कहीं पर भी लिख लो। अगर ए कोई इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की होती है, क्या होता है फॉर्मूला कि नंबर ऑफ क्या, कौन से नंबर आपके फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, इसका मतलब भी समझाऊंगा मैं आपको। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय, बताओ क्या होता है डिवाइडेड बाय, याद होना चाहिए, नंबर ऑफ यस नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। कौन से आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स। अब इनका मतलब समझाता हूं, पॉसिबल आउटकम्स। हाँ, इसका मतलब समझो क्या होता है बच्चों, इसका मतलब ये होता है, इस क्वेश्चन के हिसाब से समझाता हूं। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि
नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स का मतलब कि आपसे टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने क्वेश्चन आपसे पुट किए गए थे, वो होता है टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है ना, टोटल पॉसिबल आउटकम्स मतलब टोटल कितने नंबर क्वेश्चन पूछे गए थे, बताओ कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, y टाइम्स टोटल y क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और फेवरेबल आउटकम्स का मतलब आपने उसमें से कितने सही दिए, है ना, सही कितने दिए, तो आपने सही दिए बच्चों x, तो ये फेवरेबल हो गए। पूछे y थे और आपने उसमें से x क्वेश्चन क्या दिए हैं, करेक्ट दिए हैं, तो ये करेक्ट दिए हैं, ये आपके फेवरेबल हो गए। तो करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो बच्चों करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तो आप कैसे लिखेंगे कि ये जो करेक्ट होने की फेवरेबल आउटकम्स है ना, इसलिए आपके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कहलाएगी ये, तो ये आपके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हो गई है, ये फेवरेबल हो गए हैं x, तो ये हो गए x अपॉन वाई। तो ये प्रोबेबिलिटी निकाल ली अपने करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। अब एक और फॉर्मूला आता है, एक फॉर्मूला क्या आता है बच्चों, मान लो आपको ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता है, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता है, अगर उसमें आप इस इवेंट के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी जोड़ देते हो, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी जोड़ देते हो, यानी कि क्या, पी ए डैश। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब बच्चों इसका उल्टा, मतलब जो भी इवेंट आपको पता है अगर उसके उल्टे की प्रोबेबिलिटी अगर आप जोड़ देते हो तो ये दोनों का योग कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये भी एक फॉर्मूला होता है। कैसे, इस क्वेश्चन के आधार पर क्या हमें प्रोबेबिलिटी पता है बच्चों करेक्ट होने की, हमारे सवालों को करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी P करेक्ट है, तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा बताओ, करेक्ट का उल्टा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब उल्टा, तो करेक्ट का उल्टा क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी किसकी, रॉन्ग होने की, रॉन्ग आंसर देने की, तो ये हो गया रॉन्ग आंसर देने की प्रोबेबिलिटी, ये किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। ठीक है ना, और तो क्वेश्चन में हमारे को रॉन्ग आंसर देने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है बच्चों, कितनी दे रखी है देख के बताओ, तो रॉन्ग आंसर देने की प्रोबेबिलिटी बताओ, जल्दी से बताओ देख के, रॉन्ग आंसर देने की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है 2/3, देखो ऊपर 2/3 दे रखी है, वेरी गुड। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं, मान लेते हैं। तो हम 3 में किसकी वैल्यू पुट करेंगे, 1 और 2 की, करेक्ट की पुट कर दो और रॉन्ग की पुट कर दो। करेक्ट की हमें पता है, रॉन्ग की हमें दे रखी है, तो चलो आ जाओ, क्या आ जाएगा जल्दी से बताओ, जल्दी से आ जाएगा। पी करेक्ट क्या है बच्चों, पी करेक्ट है x अपॉन वाई, ये बराबर है किसके, नहीं p अपॉन वाई, मैं आपको समझाता हूं, हाँ, तो x अपॉन वाई और इसमें पुट करना है, p करेक्ट है x अपॉन वाई प्लस रॉन्ग की प्रोबेबिलिटी 2/3 प्लस 2/3 इक्वल्स टू किसके बराबर होनी चाहिए, 1 के बराबर होनी चाहिए, 1 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब सॉल्व करो इसको, जल्दी से सॉल्व करा तो ये आ गया x अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3, तो क्या आ गया, 3 एकम 3, 3 में से 2 गया तो 1/3 आ गया, 1/3 आ गया, तो x अपॉन वाई कितना आ गया बच्चों, 1/3। ठीक है ना, तो बताओ क्या आ रहा है तुम्हारा आंसर, जल्दी बताओ, ये 3x y इज इक्वल टू 3x आ रहा है मेरा, तो x और y में रिलेशन आ गया है, y इज इक्वल टू 3x। ऑप्शन देखकर बताओ क्या आ रहा है। अपन ने अभी क्या किया है कि ये जो इक्वेशन नंबर 3 है ना, इसमें पुट करा है करेक्ट की वैल्यू कितनी है, करेक्ट की प्रोबेबिलिटी x अपॉन वाई, करेक्ट की प्रोबेबिलिटी है कितनी, x अपॉन वाई, और रॉन्ग की प्रोबेबिलिटी कितनी है, रॉन्ग की प्रोबेबिलिटी है 2/3, यहाँ लिखा, और ये किसके बराबर है, 1 के, सॉल्व किया तो हमारे पास आ चुका है y इज इक्वल टू 3x। तो बताओ ऑप्शन क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपका भी ए ऑप्शन आ रहा होगा। मेरे को बताओ 8 में से क्या स्कोर है आपका, अगर जो भी स्कोर है वो लिखो आपका, 8 में से अगर 8/8 है तो वेल डन, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर ये सवाल समझ में आया है तो प्लीज लाइक करो और दोस्तों को शेयर भी करना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं, आ जाओ जल्दी से फटाफट। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। काफी बच्चों पूछते हैं कि सर इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं, मतलब करते कैसे हैं असर्शन रीजन को। तो पहले तो वो समझ लो कि असर्शन रीजन जब भी आपके सामने आ जाए तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। देखो बच्चों, असर्शन एक अलग कथन दे रखा होता है, रीजन एक अलग कथन दे रखा होता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, भिड़ते पहले आप क्या करोगे, असर्शन को पढ़ोगे। जैसे ही आपने असर्शन को पढ़ा, अगर वो आपको सही नहीं लगता है, मान लो ये गलत लगता है आपको, ये गलत हो गया, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट डी ऑप्शन टिक कर देना है गलत होते ही, है ना। क्यों, क्योंकि उसमें बोल रहा है ए इज फॉल्स, अगर ये फॉल्स है तो यही ऑप्शन सही होगा, और बट आर इज ट्रू, तो आपको देखते ही इसको टिक कर देना है, डी ऑप्शन करेक्ट करना है। ठीक है, ये ट्रिक बता रहा हूं आपको। मान लो कि ये गलत नहीं हुआ, मान लेते हैं ये सही हो गया, आपने पढ़ा और ये सही नजर आ गया, तो आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ाओ, फिर उसके बाद में आपको रीजन पढ़ना है। अब आपको रीजन मान लो पढ़ते ही आपको पता चलता है कि रीजन गलत है। अब जैसे ही आपको रीजन गलत पता लगता है तो आपको ऑप्शन नंबर सी टिक करना है।
अब कुछ भी नहीं करना है। और कैसे, ऑप्शन सी में कह रहा है ए इज ट्रू, तो ए तो ट्रू हो चुका था आपका, बट आर इज फॉल्स, तो आपका और फॉल्स होगा, तो ये ऑप्शन आपको टिक कर देना है। ठीक है, मान लेते हैं ये भी गलत नहीं हुआ है सर, हमारे तो दोनों पढ़ते ही हमें लग गया कि दोनों सही ऑप्शन है। अच्छा, इंडिविजुअली दोनों सही थे, अगर ये दोनों सही हो जाते हैं तो आप क्या करोगे, अब आपको ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से चूज करना है। कैसे, मान लो ये दोनों तो सही हैं और आपको ये भी पता लगता है कि जो ये असर्शन हुआ है ना वो इस रीजन के कारण हुआ है, यानी असर्शन और रीजन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों एक ही इवेंट है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि असर्शन जो ये रीजन है और ये असर्शन है एक दूसरे का अच्छे से एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर ए टिक करना है। कौन सा ऑप्शन टिक करना है, ए ऑप्शन टिक करना है, जो कह रहा है बोथ ए एंड आर इज ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है ना, अगर मान लो आपको लगता है कि नहीं दोनों सही तो हैं लेकिन ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, तब जाकर के आपको ऑप्शन नंबर बी टिक करना है, क्योंकि ऑप्शन बी कहता है कि बोथ ए एंड आर इज ट्रू तो है लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इस तरीके से आपको करना है। अब अपन सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कैसे करते हैं, आ जाओ सॉल्व करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, असर्शन की बात करते हैं। असर्शन कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 अपॉन सेक थीटा, बोल रहा है कि 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 अपॉन कोसेक थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या 1 ही होगी क्या। कितने बच्चों को लगता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी या क्या होगी, कैसे निकालेंगे बताओ। तो बच्चों देखो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 अपॉन सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं सर, कॉस थीटा लिख सकते हैं, प्लस 1 अपॉन कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों की, ये बोल रहा है इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी या नहीं होगी, बताओ बच्चों क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो क्लास 10th में तो आपको डायरेक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए कि इन दोनों फंक्शंस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। ये वैल्यू मैक्सिमम होती है बच्चों, ये होती है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर। ठीक है, ये ध्यान रखना पहली बात ये। और ये थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री कैसे आया, ये 11th क्लास में आप मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हो, डिफरेंशिएट करते हो डिफरेंशिएशन के द्वारा, तब आपको पता लगता है कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। पहली बात तो ये, यानी कि आपको याद रखना है कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर इनकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। दूसरी बात बच्चों, बच्चे गलतियां क्या करते हैं, ये गलतियां आप भी करते होंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं कि सर कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1, तो 1 हो गई, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो 1 प्लस 1 तो 2 हो गया। तो ये नहीं करना है आपको, ठीक है ना, ये गलत तरीका है, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू यानी कि सेम थीटा पर दोनों की वैल्यू 1 1 नहीं होती है। एक की 0 डिग्री पर 1 होती है तो एक की 90 डिग्री पर 1 होती है, तो अलग अलग जगह पर होती है। वो ये नहीं पूछ रहा है कि इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू कितनी कितनी होती है ना, वो एक थीटा पर पूछ रहा है। यहाँ पर थीटा दे रखा है, मतलब थीटा सेम होना चाहिए, ध्यान रखो। पहली बात तो ये हो गया। अब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पुट करो, यहाँ पर कितना आएगा सर, कोस 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 1। तो कोस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 प्लस 1/√2 साइन 45 डिग्री की भी होती है। ये हमारे को 1 प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो चलो इन दोनों की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बताओ। √2 हमने एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया 1 + 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 2। तो 2/√2 कितना हो गया बच्चों, √2 हो गया। ये √2 समझ में आया ना कैसे आया, देखो कैसे आया, 2/√2 था ना, तो क्या हुआ 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय √2। तो एक √2 से √2 कट गया तो कितना आ गया बच्चों √2। तो √2 इसलिए आ गया, और √2 की वैल्यू कितनी होती है बताओ 1.414 ऐसे कुछ होती है, यानी कि 1 से ज्यादा होती है। लेकिन हमें तो कह रहा था कि 1 होगी, तो ये हमारा असर्शन क्या हो गया है बच्चों, असर्शन क्या हो गया है, असर्शन हमारा गलत हो गया। और मैंने आपको जैसे ही समझाया था, जैसे मैंने असर्शन पाया गलत है तो मेरे को कौन सा ऑप्शन टिक करना है बच्चों, अब मेरे को कौन सा ऑप्शन टिक करना है, ऑप्शन नंबर डी टिक करना है। कौन सा करना है, ऑप्शन नंबर डी। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको रीजन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एक बार आपको सेटिस्फाई हो जाए, इसलिए रीजन आर भी करवा देता हूं मैं आपको, है ना। आर भी देख लेते हैं, तो आर सही है या गलत है। मेरे ऑप्शन के हिसाब से तो आर सही है, आर इज ट्रू। अब देखो कैसे होगा, ये बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बोथ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज 1। समझो अब क्या कह रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बोथ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज 1। अलग अलग पूछ रहा है वो कि भैया साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है
और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, अलग अलग बोल रहा है। हाँ, sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू भी 1 ही होती है। ये बात सही है ना? आप चाहो तो आपकी वो ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है उसमें जाकर के देख लेना, sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, इंडिविजुअल पूछ रहा है, और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू भी 1 ही होती है। तो रीजन हमारा ट्रू होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपका भी ऑप्शन डी करेक्ट आया होगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है और आप चाहते हो कि इस तरीके की सीरीज को कंटिन्यू करें तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। पहले अपना स्कोर बता दो कि आपका 9 में से कितना स्कोर रहा है, जल्दी से बताओ स्कोर अपना, ठीक है ना? स्कोर लिखना ना भूलें सारे बच्चे, जल्दी कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, आ जाओ जल्दी से। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। एक बार मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। 2 रीजन से इंपॉर्टेंट होगा, एक तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को करने पर आपको प्रोबेबिलिटी के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एक तो ये। दूसरा बच्चों ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है और इसमें आपके असर्शन रीजन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स है ना वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा लंबा एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको ये डाउट्स भविष्य में ना हो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। तो प्लीज पेशेंस रखें और साथ साथ रिवीजन भी करते चले जाएं और मुझे बताओ कि आप लास्ट में मुझे बताना कि हाँ कुछ डाउट क्लियर हुए, और फिर भी डाउट क्लियर नहीं होते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं, आ जाओ जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है बच्चों? असर्शन। सबसे पहले असर्शन पढ़ते हैं। असर्शन कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए बैड एग इन ए लॉट ऑफ 400 इज 0.035। तो ये कह रहा है बच्चों कि कोई बैग है, उस बैग में 400 अंडे पड़े हैं, एक बैग में 400 अंडे पड़े हैं, उसमें ये बोल रहा है कि खराब अंडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये दे रखी है हमारे को 0.035। फिर बोल रहा है आगे द नंबर ऑफ गुड एग्स इन द लॉट इज 386। अब वो बोल रहा है कि 400 में से अच्छे अंडे हैं 386, तो प्रोबेबिलिटी बताओ। तो आप बताओ कि ये जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.035 या फिर ये जो असर्शन दे रखा है वो सही है या गलत है। तो देखो सबसे पहले असर्शन पर काम करो, अगर असर्शन गलत हो जाता है तो आपको ऑटोमेटिकली ऑप्शन डी टिक करना है, अगर सही होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। पहली स्टेप तो ये कंप्लीट हुई कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अब आ जाओ पहले असर्शन ए कंप्लीट करके बताता हूं आपको। देखो असर्शन ए कैसे करना है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है, जो कि आपको मैंने पहले ही बताया था। नंबर ऑफ बताओ क्या होता है, नंबर ऑफ, बोलो बोलो जल्दी बताओ, अरे बताओ ना ये फॉर्मूला पी ए इजिकल टू क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया क्या होता है। नंबर ऑफ, बताओ कि जो आपके फेवरेबल आउटकम्स है, फेवरेबल मतलब फेवरेबल आउटकम्स है, जिसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हो उसके फेवरेबल आउटकम्स कितने आएंगे, फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है ना, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय बच्चों क्या होता है, नंबर ऑफ टोटल कौन से, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, यानी टोटल की बात करता है, पॉसिबल आउटकम्स, ये ध्यान रखना। अब ये इस क्वेश्चन के हिसाब से कैसे करोगे, देखो आपको क्या दे रखा है बच्चों, बैड की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, बैड की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो बैड एग्स की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है आपको, बैड एग्स की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है मेरे बच्चों, वो दे रखी है 0.035। तो बैड एग की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो बैड एग के फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, यानी कि बैड अंडे कितने हैं हमारे पास, बैड अंडे कितने हैं ये तो हमारे को निकालना है। कैसे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए बैड एग, तो बैड एग तो हमारे को निकालने हैं, तो बैड एग निकालने हैं हमारे को, तो बैड एग हमने ऊपर लिख दिया, यानी कि ये हमारे को फेवरेबल आउटकम्स निकालने हैं, तो बैड एग ऊपर आ गया क्योंकि बैड एग की प्रोबेबिलिटी है ये, इसलिए हमारे बैड एग जो हैं वो हमारे फेवरेबल आउटकम आएंगे। और नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने दे रखे हैं, 400, तो टोटल कितने हैं हमारे पास, 400 अंडे हैं, उसमें से बैड एग्स कितने होंगे बताओ। चलो सॉल्व करते हैं। तो बैड एग की संख्या कितनी आ जाएगी बच्चों, बैड एग की संख्या आ जाएगी सर, अगर 0.035 को मल्टीप्लाई कर देता हूं 400 से तो वो कितना आ जाएगा, एक बार जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताओ फटाफट सारे बच्चे, बताओ कितना आएगा। देखो मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो केवल एक बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 3.5 इंटू कितना आ जाएगा, 3.5 इंटू 4, तो कितना आ गया, 3.5 इंटू 4 हो गया, तो 5 20 का 0 वहाँ से लेगी 2 4 3 12 और 14, तो ये हो गया 14। तो मेरे पास कितने आ गए बच्चों, 14, तो 14 बैड एग्स आ गए कि नहीं आ गए, हाँ सर, तो 14 बैड एग्स आ गए हैं। तो बैड एग हमारे कितने आ गए हैं बच्चों, 14 आ गए हैं। अब ये कैसे पता लगेगा कि ये सही है नहीं है असर्शन, देखो हमारे को गुड एग्स कितने दे रखे हैं, 386, बैड एग में से कितने
मतलब टोटल में से हमारे को दे रखे हैं 386 गुड एग, तो बैड एग कितने होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ जल्दी सी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे को बैड एग होने चाहिए हमारे पास, बैड एग होने चाहिए हमारे पास बच्चों कितने? टोटल हमारे पास 400 हैं और वो बोल रहा है गुड एग कितने हैं? 386। तो 400 में से 386 गया तो कितने आ जाएंगे बच्चों? 14, और यही हमने 14 हमने निकाले थे। तो हमारा असर्शन सही है या नहीं है बताओ बच्चों? सही है ना हमारा 14, और ये यहाँ पर भी 14 आ रहे हैं। सही है हमारा असर्शन? हाँ सर असर्शन सही है। अगर असर्शन सही है तो बच्चों हमारा ऑप्शन डी कभी भी सही नहीं हो सकता, इसलिए हम आगे चलेंगे। अब हम रीजन पर काम करेंगे। रीजन, अब रीजन समझो क्या है। रीजन क्या कह रहा है बच्चों? रीजन कह रहा है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पी है, ठीक है। फिर बोलता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट विल बी 1 माइनस पी। ये भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था थोड़ी देर पहले। आपको फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों? आप लोगों को एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि जो कोई इवेंट ए है ना, उस इवेंट ए में अगर हम क्या जोड़ दें? उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जोड़ दें। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को किससे दिखाते हैं? पी ए डैश से। कॉम्प्लीमेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी को जोड़ दें तो हमारे पास आता है 1, तो टोटल हो जाता है 1 के बराबर, ठीक है ना। तो चलो अब हमारे को बोल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट निकालो, तो ये इसकी वैल्यू हमारे को निकालनी है। पी ए डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए इवेंट। तो पी ए इवेंट की अपन को वो दे रखी है प्रोबेबिलिटी, कितनी दे रखी है बच्चों इवेंट की? पी दे रखी है, पी। तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस पी। तो वो यही तो कह रहा है कि पी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी होगी या नहीं होगी? तो बच्चों यहां पर भी बोल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट विल बी 1 माइनस पी होगा। तो हमारा रीजन बच्चों, रीजन भी क्या आ गया है? सही आ गया है। तो हमारा सी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं हो सकता है, यानी कि ये करेक्ट नहीं होगा तो ये भी करेक्ट नहीं होगा। ए और बी में से आंसर है। अब सबसे ज्यादा बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को ए और बी में ही होता है। यहां तक तो बच्चे कर लेते हैं, आई होप आपने भी कर लिया होगा। अब सर कैसे सही कर बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखो मेरे बच्चों, यहां पर मेरी बात सुनो, रीजन और असर्शन दोनों सही है। रीजन तभी सही हो सकता है, रीजन और असर्शन दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन तभी हो सकता है जब रीजन के कारण असर्शन सही हो। समझ रहे हो मेरी बात? रीजन के कारण असर्शन सही हो जाए। तो हमारा रीजन तो कह रहा है कि भैया ऐसा होता है, ये फॉर्मूला ऐसा होता है, ये फॉर्मूला हमारे को बोल रहा है। अगर ये वाला जो क्वेश्चन हमने, जो असर्शन हमने जो सही किया है ना, मतलब समझो ये जो असर्शन दे रखा है ना, अगर ये असर्शन इस फॉर्मूले के कारण सही हो रहा होगा, अगर इस असर्शन में ये फॉर्मूला लग रहा होगा, तब तो हम कहेंगे कि ए और आर एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन करते हैं। अगर ये फॉर्मूला इस असर्शन को सही नहीं कर पा रहा है और इस असर्शन का आंसर इस फॉर्मूले से नहीं आ पाता है, तो हम कह देंगे कि दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं। तो आप लोगों को बच्चों को क्या लगता है, पहले तो आप बताओ। आप लोगों को यही लग रहा होगा ना कि सर हमने तो इसको सॉल्व करने के लिए कोई दूसरा फॉर्मूला यूज किया था, ये वाला फॉर्मूला यूज किया था, लेकिन इसमें तो ये वाला फॉर्मूला है, तो ये सर गलत होगा। मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी कि असर्शन और रीजन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते हैं। नहीं मेरे बच्चों, इस फॉर्मूले से भी हम असर्शन को सही साबित कर सकते हैं। अभी साबित करके बताता हूं मैं, ये फॉर्मूला लगा करके मैं इस असर्शन को सही साबित करता हूं। बताओ सर कैसे साबित करोगे? आ जाओ जल्दी सी आओ। तो देखो हमारे को कोई भी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, पी ए इवेंट प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? पी ए डैश इक्वल टू कितना? 1 होता है, ये पता है आपको। अब पी ए क्या है? पी ए हम मान लेते हैं बच्चों, पी ए हमारा क्या है? बैड एग की प्रोबेबिलिटी प्लस इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? पी गुड एग की प्रोबेबिलिटी। होगा या नहीं होगा? हाँ सर होगा। इसका उल्टा पी गुड एग की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होनी चाहिए? 1 के बराबर होनी चाहिए। तो देखो अब हम यहां से पी गुड एग की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगी? पी गुड एग की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सर 1 माइनस पी बैड एग की प्रोबेबिलिटी। 1 माइनस पी बैड एग की प्रोबेबिलिटी कितनी देर की? पी बैड एग की प्रोबेबिलिटी 0.035। जब इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चों आपका 0.965। ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। आ गई पी गुड एग की प्रोबेबिलिटी, निकल गई ना, इस फॉर्मूले से निकल गई ना? आ गई सर बिल्कुल। तो पी गुड एग की प्रोबेबिलिटी आ चुकी है मेरे बच्चों, और वो कितनी है? वो है 0.965।
ओके। अब मेरे बच्चों, अब अपन क्या कर सकते हैं, एक और तरीका हमारे पास है, दूसरा फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला। अब ये वाला फॉर्मूला लगाओ कि पी गुड एग की प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं। पी गुड एग की प्रोबेबिलिटी एक और तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे सर? पी गुड एग की प्रोबेबिलिटी यानी कि इसके फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, गुड एग आने के फेवरेबल आउटकम्स कितने दे रखे हैं हमारे को? दे रखे हैं 386, यानी कि टोटल लॉट जो कि कितने का था, 400 का। तो 400 में से यानी कि टोटल आउटकम्स कितने हैं, 400। टोटल पॉसिबल आउटकम्स यानी कि 400 का लॉट था, उसमें से फेवरेबल कंडीशन गुड आने की कितनी है, 386। तो ये बच्चों कितना आ गया है, 386। अब इनको डिवाइड करो, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर इतनी आ जाती है तो हम कह देंगे कि दोनों सही है। आ जाओ सॉल्व करते हैं। 4 से एक बार इसको काट के देखो, यहाँ पर नीचे 100 आ जाएगा। 4 से काटता हूँ तो बच्चों ये आ जाएगा मेरा 9 चौक 36, 9 चौक 36 और फिर बचा 2 26, फिर आ जाएगा 6 चौक 24 और फिर 24.5 आ गया, ये आ गया। अब डिवाइडेड बाय 100 से डिवाइड करोगे तो ये 0.2 आगे खिसक जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना 0.965। तो मेरी प्रोबेबिलिटी यही आ गई है बच्चों। तो अब बताओ ये दोनों बराबर है या नहीं है? हाँ, तो हमारा असर्शन ठीक है। हाँ, तो इसमें ये फॉर्मूला लग गया ना हमारा, ये वाला फॉर्मूला लग गया कि नहीं लग गया? ये वाला लग गया ना। तो ये वाला फॉर्मूला लग गया तो हम कहेंगे कि जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना। आर रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस को सोचना है, ये अप्रोच होनी चाहिए। तो एक बार बताओ आप लोगों का स्कोर कितना रहा, बताओ 10 आउट ऑफ 10 है या कितना है? आपका 10 में से कितना स्कोर है वो आपको मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट बताना है। और ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। क्वेश्चन समझाने की मैंने कोशिश की है। डाउट सेशन अपन बाद में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको होमवर्क क्वेश्चन करना है, इसके बाद में होमवर्क क्वेश्चन है, जल्दी से होमवर्क क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ फटाफट। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। आप मुझे इसको सॉल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और मुझे बताएंगे कि इंक्लूडिंग दिस होमवर्क आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं 11 में से, है ना। वो स्कोर भी आप मुझे लिखना है, होमवर्क क्वेश्चन भी करना है, ठीक है ना। साथ साथ मुझे ये भी लिखना है कि ये वीडियो सीरीज आपको कैसी लग रही है। और भी कुछ चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपका बेसब्री से इंतजार करता हूँ कमेंट्स का, वो पढ़ूंगा और मुझे फिर उस पर मैं वर्क भी करूंगा आपके लिए, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे। अब बिल्कुल भी आपको देरी नहीं करनी है, जो भी वीडियोस आपको ये सामने नजर आ रहे हैं इन पर जाकर के क्लिक कर लो और पढ़ाई को अभी ही कंटिन्यू कर लो। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय।